किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार जिला में 25 कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण। गव्य विकास विभाग चारा फसल के रूप में सहजन को देगा बढ़ावा। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण सुफला। अब समाचार विस्तार से। NPCBB चरण 2 योजना के अंतर्गत लातेहार जिला में विभिन्न प्रखंडों से 25 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस संबंध में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए 21 से 35 वर्ष के ग्रामीण जो हाई स्कूल की पढ़ाई किए हुए हों वो आवेदन दे सकते हैं। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड से 3, चंदवा से 4, लातेहार से 4, मनिका से 4, बरवाडी से 4 तथा गारू और महुआ टांड से 3-3 आवेदकों का चयन किया जाएगा। चयन का आधार प्रथम आगत प्रथम निर्गत होगा। गव्य विकास विभाग ने चारा फसल के रूप में सहजन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। गव्य विकास विभाग के निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे का कहना है कि इसे जंगल के रूप में विकसित करने की जरूरत है। ये काफी फायदेमंद है। सहजन को बढ़ावा देने से चारा की कमी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। साथ ही इस पौष्टिक आहार से मवेशियों के दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सब्जी फसल बैंगन में अगर तना एवं फल छेदक कीट लगे तो उसके नियंत्रण के लिए स्पाइनोसेड, फेम, कोरोजिन या एलेंटो नामक दवाइयों में से किसी एक का इस्तेमाल करें और 7 से 10 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। सब्जी फसल बैंगन में तना एवं फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाने के बाद भी अगर कीड़े लग रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। किसान भाइयों, तना एवं फल छेदक जो कीट का बैंगन का जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए आपको फूल आना शुरू हो गया है तो आप फेरोमोन ट्रैप्स लगाइए। जो 10 फेरोमोन ट्रैप्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं और 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप बदलते रहिए। अगर इन सब के बाद में भी आपका कीट आ रहा है तो इसके लिए आप सक्सेस जो स्पाइनोसेड है उसको 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला करके, फेम 1 ml को 3 लीटर पानी में, कोराजिन 1 ml को 3 लीटर पानी में, एलेंटो जो 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके इसमें से किसी भी एक कीटनाशक का आप इसका छिड़काव करके आप तना एवं फल छेदक जो कीट है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। राज्य के किसान लत्तेदार बोदी से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण सुफला नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झारखंड की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए ICAR प्लांडू की ओर से लत्तेदार बोदी के कई उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है जो परिपक्व होने की अवधि और उत्पादन दोनों में बेहतर है। किसान भाइयों को मैं ये भी बता दूं, जो हमारे इस केंद्र से 3 उन्नत प्रभेद जो लतरदार बोदी का किस्म ने हम लोग विकास किए हैं, उसका नाम है स्वर्ण श्वेता जो सफ़ेद रंग के फलियां होता है और उपज क्षमता करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। इसके अलावा और एक उन्नत प्रभेद है जिसका फलियां गहरे हरे रंग के होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, करीब 2 फीट से ज़्यादा मतलब 60 सेंटीमीटर के ऊपर इसका लंबाई हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छा है, गोल गुदेदार होते हैं। तो इसका भी उपज क्षमता करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। ये भी और श्वेता से भी, ये स्वर्ण श्वेता से भी जल्दी है, ये 50 दिन में इसका फलियाँ तुड़ाई योग्य हो जाती है। इसके अलावा एक स्वर्ण सुफला है जिसका भी फलियों का रंग सफ़ेद रंग के होते हैं, ये उसका भी उपज क्षमता करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल उस कृषि यंत्र का नाम है जिसकी सहायता से किसान कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं।
अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए चलते हैं उस किसान के पास और जानते हैं उनकी सफलता का राज। आज जिस सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अपने खेती के हर पहलू पर लगातार निगरानी रखते हैं। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व, उर्वरा शक्ति, खाद, सिंचाई, निकाई गुड़ाई, रोग और कीटों की रोकथाम, इन सभी गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन से ही ये अच्छी उपज पाने में सफल होते हैं। जॉब के बाद हम खेती करना स्टार्ट किए हैं। खेती करते हैं, खेती से अच्छी आमदनी हो जाती है। इसके साथ हाँ पोल्ट्री फार्म भी किए हुए हैं, वो भी मतलब साइड इनकम है। महीना का एवरेज लगभग 20,000 का हो जाता है अभी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,850 रुपए से 2,050 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,500 रुपए, चावल उत्तम 2,725 रुपए से 5,000 रुपए, गेहूं 1,400 रुपए से 2,100 रुपए, चना 3,700 रुपए से 4,100 रुपए, दाल अरहर 5,700 रुपए से 6,600 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 5,000 रुपए, दाल चना 4,600 रुपए से 5,000 रुपए, सरसों तेल 8,600 रुपए से 9,600 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 750 रुपए से 850 रुपए और प्याज 2,050 रुपए से 2,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। कहीं जाइएगा मत, अभी आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और वो मिट्टी से जुड़ी हुई जानकारी है। फसल आपकी तभी अच्छी होगी जब मिट्टी में तमाम पोषक तत्व मौजूद हों और सही मात्रा में मौजूद हों, तभी फसल की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। चलिए हम अपने किसान भाइयों को आज इसी विषय पर जानकारी दिलवा दें और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी। आज हम आपको बताएंगे बागवानी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशांत कुमार नायक। सबसे पहले हमें ये बताएं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व एक ऐसे पोषक तत्व है कि जो पौधा को कम मात्रा में चाहिए। जैसे हम पौधा में जानते हैं कि 16 पोषक तत्व चाहिए, उससे 9 पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और जो 7 पोषक तत्व होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। उनमें है जो है आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, बोरन है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ये 7 को हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी का मुख्य कारण क्या है, ये हमें किसान भाई को बताएं। हाँ, ये मुख्य उसका कारण है कि जैसे हम अभी जो सब्जी लगा रहे हैं, फल पौधा लगा रहे हैं, हम उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व का जो फर्टिलाइज़र मिलता है हम वो नहीं डाल रहे हैं। जैसे फार्मर लोगों को पता नहीं है कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। ज़्यादातर वो लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जो फर्टिलाइज़र मिलता है, यूरिया हुआ, DAP हुआ, वो सब डालते हैं। वो जो खाद डालते हैं उसी में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं रहता है। तो उसके चलते जो पौधा को चाहिए, पौधा को कुछ ना कुछ कम मात्रा में चाहिए और पौधा जो मिट्टी में ले लेता है तो मिट्टी में उसमें घट जाता है। तो घटने के कारण है उसका कमी पाई जाता है। जब तक हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे, मिट्टी में अगर नहीं देंगे, उसका उर्वरता घट जाएगा और पोषक तत्व का कमी दिखेगा, मिट्टी में दिखेगा। खासकर बरसात के मौसम में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आप हमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वर्षा के टाइम में जब बारिश होता है उसके चलते जितना भी हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी धो के चला जाता है। जो हमारा जो मिट्टी 15 सेंटीमीटर ऊपर का जो होता है उसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, और जब बारिश होता है, इतना ज़ोर से बारिश होता है तो उसमें बह के चला जाता है। और उसके कारण है, ये तो मेन कारण हुआ। उसके चलते है जो हम क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप का जो लगाने के बाद जो हार्वेस्ट होता है उससे काफ़ी मात्रा में फल और सब्जी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व चला आता है। तो हम उसको जब तक मिट्टी में अगर नहीं डालेंगे उसका कमी दिखाई देगा। बोरॉन की कमी के लक्षण और उसके नियंत्रण के बारे में आपका क्या विचार है? हम बोरॉन एक बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बोरॉन की कमी से हमारा बहुत सारा सब्जी जो भी सही साइज नहीं ले पाता। जब अब बाज़ार में देखेंगे भिंडी का जो आकार है सीधा नहीं हो के टेढ़ा हो जाता है, फल फट जाता है, आम का अगर फल फट जाता है और बीच में फूल गिर जाता है, ये सभी कारण होता है बोरॉन की कमी से। बोरॉन की 3 हमारा फार्मूलेशन है। हमारा प्लांडू स्थित यहाँ जो गवेषणा हुआ है कि 3 फार्मूलेशन डेवलप किया हुआ है, अलग अलग सब्जी के लिए है। जो फार्मूलेशन एक हम जो अभी बताने जा रहे हैं वो गोभी वरीय सब्जी के लिए है। गोभी वरीय सब्जी में आता है आपका फूल गोभी है, बंधा गोभी है, गांठ गोभी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम अभी बता रहे हैं 10 डिसमिल ज़मीन के लिए। 10 डिसमिल ज़मीन होगा तो उसमें हम 20 ग्राम बोरिक एसिड के साथ 20 ग्राम यूरिया, उसके साथ हम थोड़ा सा शैम्पू मिला देंगे और उसको 10 दिन के अंतराल में 3 बार उसको स्प्रे करना पड़ेगा। तब जाके फूल धरने से पहले ये हमको उपचार लेना पड़ेगा। सेकंड फार्मूलेशन जो हो गया, जितना भी आपका बैगन है, टमाटर है और बीन्स हुआ, उसी के लिए जो है फार्मूलेशन 2 हो गया। उसमें भी हम 20 ग्राम बोरिक एसिड 20 लीटर पानी में उसके साथ थोड़ा शैम्पू मिला के उसको स्प्रे करेंगे। 10 दिन के अंतराल में 3 बार करना पड़ेगा फूल धरने से पहले। और जो हमारा थर्ड फार्मूलेशन है, जितना भी हमारा लातेदार सब्जी हुआ, कुमड़ा हुआ, लौकी हुआ और भी बोदी हुआ, जितना भी बीन्स हुआ, सभी उसमें लातेदार सब्जी के लिए उसमें हमको 10 डिसमिल ज़मीन के लिए करीब हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, उसमें बहुत कम मात्रा चाहिए। 1 ग्राम बोरिक एसिड चाहिए 20 लीटर पानी में और उसके साथ एक सेचेट शैम्पू चाहिए। उसको मिला के अच्छा तरह से मिलाने के बाद उसको हम स्प्रे करेंगे। 10 दिन के अंतराल में 3 बार हमको स्प्रे करना है फूल धरने से पहले। तो उसके ये अगर 3 फार्मूलेशन जो बताए उसको सही ढंग से करेंगे तो उसकी बोरॉन की कमी नहीं दिखेगा और हमारा जो सब्जी है उसका जो आकार होगा सही होगा और मार्केटेबल होगा और फार्मर लोगों को अच्छा पैसा मिलेगा। तो किसान भाइयों,
आपने सुना हमारे विशेषज्ञ ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के क्या कारण हैं, इसमें कौन कौन से रासायनिक चीज़ डाला जाए, तांबा की कमी के लक्षण के क्या कारण हैं। आशा एवं पूर्ण विश्वास है आप अवश्य लाभान्वित होंगे। और साहब आपने जो अच्छी जानकारी दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहर किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो गई, बहुत ज़रूरी जानकारी है ना। बिल्कुल। और अगली जानकारी हमें लगता है कि हमारे दादा आने वाले हैं। दादा, ओ देखिए दादा, दादा अरे इधर आइए, इधर आइए। भाई दादा बड़ा इत्मीनान से धीरे धीरे आ रहे हैं, क्या बात है? जोहार 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 जोहार। हाँ, बात यह है कि हम कुछ सोच रहे थे बैठे, लाल लाल देखे कि भौजी हमारा लाल लाल पहन के आ गई। उधर हम आपको देखे पपीता का, उधर खेत में पपीता उगता लगाए हुए हैं ना। हाँ वही रेड लेडी। रेड लेडी नाम भी है, रेड लेडी। एकदम वही तो चिंता कर रहे थे कि हम रेड लेडी के बारे में सोच रहे। पपीता भाभी हमारा पहन के आ गई यार, लाले लाल, तो करे का वही चिंता कर रहे थे। तब तक आवाज दे दिया, हम थोड़े थोड़े आ गए। तो ऐसा है कि उसके बारे में थोड़ा और विशेष जानकारी दिया जाए कि उसको खेती और तरीके से कैसे किया जाए। देखिए बहुत बढ़िया, आप जैसे भी आपको जानकारी मिली, लेकिन किसान भाइयों हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे जो कारू दादा हैं उन्होंने जो पपीता का बहुत ही उन्नत प्रभेद है वो है रेड लेडी, जो प्रभेद है वो उसकी खेती कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन देता है। बिल्कुल। अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि ये साल भर में आपको लाखों का कारोबार देगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर और जानकारी, अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो चलिए मिलते हैं नंदलाल जी से और जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में हमें ज़रूरी है कि हम अपनी फसलों की और खेतों की जो है उचित देखभाल कर सकें। अगर हम बात करें पपीते के फल की, तो पपीते के फल जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ मिस्टर नंदलाल जी, जो हमें बताएंगे कि पपीते की खेती किस प्रकार से करें और इससे हमारे किसान भाई जो हैं वो कैसे लाभ कमा सकते हैं। जी, मैं पपीते की खेती के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बतलाना चाहूँगा। जैसे हम जब भी पपीते की खेती करें तो एक बात का ध्यान रखें, उसमें किस्म पर बहुत कौन सी प्रजाति की खेती कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसमें अभी देखा गया है कि पपीते में देखा जाता है क्या कि दो तरह के पौधे होते हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं। लेकिन आप अगर नर्सरी में जाएं और जब पौधा खरीदने जा रहे हैं तो आपको पौधा देख के ये नहीं समझ में आएगी कौन सा नर है कौन सा मादा है। तो इसके लिए मैं उन्नत किस्म का एक प्रजाति का नाम बतलाना चाहूँगा, उसका नाम है रेड लेडी। रेड लेडी वेराइटी है। इसमें नर और मादा का कोई ये नहीं है, इसमें सिर्फ मादा ही पौधा मिलेंगे। या तो मादा पौधा है या फिर उसमें नर और मादा दोनों पौधा एक साथ, दोनों चीज़ एक ही पौधे मिलेंगे। इसलिए इसकी खेती करने से क्या होगा, इसमें जो नर वाला प्रॉब्लम, नर वाला जो समस्या था वो नहीं आएगा। मतलब प्रत्येक पौधे से आपको फल मिलेगा। ठीक, इसमें ये फायदा है इस किस्म की बात जो हम कर रहे थे। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या हमारे किसान भाई जो हैं क्या वो अभी जो है पपीते की खेती कर सकते हैं? हाँ, इसका लगाने का मैं आपको सही समय विधि बतलाऊं। इसमें क्या है, लगाने का अगर सही पपीते की अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं लगाने की, तो बरसात का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन पपीते के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसके पौधे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। अगर हम पूरा बारिश में अगर लगाएं इसको तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको सही समय अगर हम बात करें लगाने का तो अप्रैल मई में हम इसका अगर पौधों का रोपण कर लें। लेकिन उस समय थोड़ा सा किसान भाई को ध्यान देने की बात है, उस समय पानी की आवश्यकता अच्छे माने पौधों की ज़रूरत होती है, पौधों को ज़रूरत होती है। उस समय पानी की अगर कमी हो तो पौधा मर सकते हैं। इसीलिए पानी का व्यवस्था हो तभी आप उस समय अप्रैल मई में लगाएं, और न हो तो बरसात जैसे ही पड़े उस समय उसको लगा दें। मतलब 15 दिन पहले तक आप उसको हर हाल में लगा दें। होने से बहुत सारी बीमारियाँ जो आती हैं पौधों में वो नहीं आएंगी। एक बार पौधा सेट हो जाएगा, जमीन को जड़ अच्छी तरह से पकड़ ले तो फिर उसमें बीमारी कम होगा बरसात से पहले होने से। इसमें जो तरीका है लगाने का, वो अगर हम रेड लेडी जो अच्छी किस्म की मैंने बात की उसको हम लगाते हैं तो 6 फीट गुना 6 फीट की दूरी में लगाते हैं। मतलब एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 6 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 6 फीट रखें। 6 फीट गुना 6 फीट की दूरी में अगर हम पौधा लगाते हैं तो एकड़ में लगभग 1235 पौधा हम लगा सकते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि झारखंड की जो परिवेश है उसमें जो है हमारे किसान भाई कौन से जो है उचित और अधिक जिसे हमें फ़ायदा हो सके वो उचित किस्म जो होते हैं अच्छे किस्म
तो कौन से ऐसे किस्म है जो हमारे किसान भाई लगाएंगे तो उनसे जो है उससे वो अच्छा अधिक लाभ फायदा कमा सकते हैं? हाँ, जी, जैसे तो जैसे वो भी मैंने बता शुरू में दीजिए। ही बताया कि ये वैरायटी जैसे रेड रेडी का बात बतलाया, इसमें नर और मादा कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर हम पूरा एकड़ का बात करें, जैसे मैंने बतलाया कि 1235 पौधे लगते हैं। इसकी खासियत मैं थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा, जो कि सामान्य प्रजाति से कैसे अंतर है। सामान्य प्रजाति की अगर हम बात करें तो उसका जो पौधे का ऊंचाई होता है वो आपका 15 से 20 फीट का ऊंचाई होता है। उसमें दिक्कत क्या है, अगर हम उसको कमर्शियली कर रहे हैं, मतलब उसको मुनाफे के लिए कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने में कर रहे हैं, तो जब एक बार फल लग जाए, पकने के बाद उसकी तोड़ाई करनी है। तोड़ाई करने के लिए अगर पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो तो तोड़ाई करने में दिक्कत होता है, उसे हमें डंडा लगाकर सीढ़ी लगाकर तो उसमें चढ़ नहीं सकते हैं, उससे फलों की बर्बादी होती है। तो इसकी खासियत यहाँ पर क्या है, इसका हाइट जो होगा, इस वैरायटी का, इस किस्म का हाइट आपका 5 से 6 फीट से ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, किसान भाई आसानी से उसको तोड़ाई कर पाएँ। दूसरा बात है इसका जो कीपिंग क्वालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तोड़ने के बाद कितने दिनों तक रख सकते हैं। जैसे आमतौर पर देखा गया किसान भाई देखते हैं क्या कि पके हुए पपीते के फल को तोड़े, 2-3 दिन में अगर ज़्यादा पका हो 2-3 दिन में वो खराब हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, रख के हम 5 से 6 दिन तक इसको आसानी से रख सकते हैं। मतलब अगर बाजार दूर भी हो तो आसानी से ले आके उसको बाजार में बेचा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात और एक ध्यान देने वाली है क्या, इसमें अगर हम मीठापन का बात करें, इसको शुगर का बात करें, तो मीठापन ये जो सामान्य किस्म की प्रजातियों से लगभग 3 से 4 गुना मीठापन ज़्यादा आता है। ये इसका खासियत हुआ। और प्रत्येक पौधों में आपको फल मिलेगा। अगर हम मुनाफा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रति एकड़ 1235 पौधा जैसे मैंने बतलाया, तो कुछ में कुछ मोटिलिटी भी होते हैं, तो 1000 पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बचा पाते हैं किसान भाई, तो 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 से 40 किलो तक, अगर अच्छा से आपका सिंचाई की सुविधा हो, तो सिंचाई की सुविधा के लिए अगर आपके खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ हो तो और अच्छा आप ये कर सकते हैं। तो उसमें देखा गया है क्या कि 40 से 50 किलो प्रति पौधा हम उससे उत्पादन ले सकते हैं। अभी अगर हम 1000 पौधे के ऊपर इसका हम कैलकुलेशन करें तो मोटा मोटी हमको लगभग 40,000 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पपीता के फल ले सकते हैं। तो उसमें अगर बाज़ार का अगर हम ये करें, देखें बाज़ार का मूल्य देखें, तो पपीते का जो कीमत है बाज़ार में वो 10 रुपये से कभी नीचे नहीं आता है। लेकिन अगर हम 5 रुपये के हिसाब से भी होलसेल बेचना चाहें तो 40,000 गुना अगर 5 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपये हम 1.5 से पौने 2 साल का ये क्रॉप है, 1.5 से पौने 2 साल तक में 2 लाख रुपए हम 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट का बात करें, उत्पादन खर्च का बात करें कितना हो रहा है, तो प्रति एकड़ आपका लगभग 50 से 55 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, खर्च होता है, जो कि एक बार में नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि आपको खाद के रूप में, पौधा खरीदने के रूप में खर्च हो रहा है, फिर उसका कोड़ाई करेंगे, उसमें बीच बीच में खाद की मात्रा डालेंगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालेंगे, ये सब सारा चीज़ है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस तरह से पौधों में जो है, विशेष करके जो पौधे होते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, तो वो बीमारियां क्या हैं और उनके निदान क्या है, वो भी हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। तो वो भी हमें आप बता दें। अगर फसल की खेती के बारे में बात करें तो बीमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। समस्या है आपके खरपतवार और बीमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर बीमारी की हम बात करें तो ये पौधों में भी बीमारियां लगती हैं, लेकिन मैंने शुरू में बताया अगर हम इसे लगाने का सही समय रखें तो बीमारियों का आक्रमण कम होता है। फिर भी बीमारी आते हैं तो उसका बचाव के लिए हमारे पास जानकारी किसान भाइयों के पास हो तो अच्छी तरह से उसका निदान किया जा सकता है। इसमें देखा गया है क्या, एक वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं येलो मोजाइक वेन वायरस बोलते हैं, वो आपका जो आप पत्ते देखते होंगे, यहाँ से जो आप लाइनिंग देख रहे हैं वो लाइनिंग में पीला पीलापन आना स्टार्ट होता है, वो वायरस के थ्रू होता है। इसकी एक सफ़ेद तरह की मक्खी होती है जो इसकी वाहक है। इसमें अगर वो बीमारी लग गया हो तो अगर इस पौधे में बैठ के उस पौधे में बैठे तो वो वहाँ तक बीमारी फैलती है। तो किसान भाइयों को अगर ये देखने को मिलता है तो तुरंत उस पौधे को उखाड़ कर वहाँ से हटाएं, हटाकर उसे जला दें या उसे दफना दें ताकि वो दूसरे पौधे में ना जाए। और उस वाहक मक्खी को रोकने के लिए हम दवा डालें। वो दवा हम डाल सकते हैं। दवा का नाम हम देखें बोलेंगे तो कॉन्फिडोर बोल के एक दवा आती है। कॉन्फिडोर 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर उसको डालें, या फिर हम नीम का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल हम 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालें। उसमें नीम का तेल अगर हम स्प्रे करते हैं, थोड़ा सा किसान भाइयों को ध्यान देने का बात है कि उसको पानी में घोलेंगे तो घुलता नहीं है। पानी में ले लें 1 लीटर, जैसे मैं बताया 2 से 2.5 ml का डालने के बाद में थोड़ा सा डिटर्जेंट जिसको हम लोग सर्फ बोलते हैं, सर्फ डालने से वो पूरी तरह से पानी में घुल जाए, फिर उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे हम उस वाहक मक्खी को रोक सकते हैं। ये काम कर सकते हैं। तो ये निदान की बात, ये निदान की बात है बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर हम पपीते की जो है खेती अगर उचित तरीके से करें तो हम जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। वही हम जो जितना हम खेती कर रहे थे तो हम सोचे हम तो खेती कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये बात किसान को भी बताना चाहिए, इसीलिए हम ये बात को उठाए थे। लेकिन बहुत अच्छा किए आप कारू दादा कि आप रेड लेडी पपीता लगाए हैं और उसका आप देखिएगा, उसका जो लाभ आपको मिलने वाला है आप देख करके खुश हो जाएंगे। और किसान भाइयों से भी हम कहना चाहेंगे कि किसान भाई अगर आप पपीता की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो आप रेड लेडी पपीता ही लगाएं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे लगता है हम अपने किसान भाइयों को कुछ जानकारी और दे देते हैं जो हमें मिलती है IMD पुणे से। तो आइए जानकारी लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में बादल रहेंगे। राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। दोन खेत में कादो करने लायक पानी जमा हो गया हो तो सबसे पहले लंबी अवधि वाले धान के बिचड़े लगाएं। किसान मड़ुआ की रोपाई से पहले अपने खेत में 20 किलो यूरिया, 70 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलो MOP प्रति एकड़ की दर से डालें। बरसात के दिनों में साफ मौसम देखते हुए दवा का छिड़काव करें। चलिए, ये जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिल गई। लेकिन किसान भाइयों अब वक्त हो चला है, आपसे हमें इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको अपना पता बताना चाहेंगे। बिल्कुल, फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।